तो अब हम आगे बात करनी शुरू करते हैं। अब काफ़ी सारी जो फैक्ट्रीज़ हैं आपकी, उसमें जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है आपका, इट इज़ एसिडिक इन नेचर। एसिड प्रोड्यूस किया जाता है और उसको क्या कर दिया जाता है, डायरेक्टली जो आपकी वाटर बॉडीज़ है उसमें रिलीज़ कर दिया जाता है, जिसकी वजह से जो वाटर बॉडीज़ के जो प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं उनको काफ़ी अमाउंट में डैमेज मिलती है, मतलब वो काफ़ी अमाउंट में उनको प्रॉब्लम होती है, वो मर भी सकते हैं इससे। ठीक है, सो इसलिए हमें इस एसिड को भी न्यूट्रलाइज करना चाहिए और उन्हें करना भी पड़ता है, क्योंकि काफ़ी स्ट्रिक्ट लॉज हैं गवर्नमेंट के। तो वो क्या करते हैं, इसमें बेसिक सब्सटेंसेस डालते हैं ताकि जब इसे वाटर में रिलीज़ किया जा सके तो ये जो वाटर की लिविंग ऑर्गेनिजम्स है जैसे प्लांट्स एंड एनिमल्स, उनको इफेक्ट ना करें। देन कम्स, अब जो रेन है उसमें भी कभी कभार एसिड्स होते हैं, तो उसको हम बोल देते हैं एसिड रेन। ठीक है, तो एसिड रेन एक तरह का आपका पोल्यूटेंट होता है। जो आपकी रेन हो एसिडिक हो जाती है आपके किन तरह के पोल्यूटेंट्स की वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इन सब की वजह से क्या हो जाता है, जो आपका एटमॉस्फेयर है इट बिकम पोल्यूटेड, और पोल्यूशन होने की वजह से आपकी जो रेन है वो भी एसिडिक हो जाती है। और ये आपकी जो बिल्डिंग्स होगी, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हो गए, इन सबको काफ़ी ज़्यादा डैमेज, ह्यूज अमाउंट में डैमेज देती है। तो आगे बात करते हैं हम। नेक्स्ट इज़ योर टाइप्स ऑफ चेंजेस अराउंड अस। अब हमारे आसपास ना दो तरह के चेंजेस होते हैं, एक फिजिकल और एक केमिकल चेंजेस। आपको मैंने फिजिकल की जो एग्जांपल लगाई हुई है वो लगाई हुई है आपकी बर्फ़ की, आइस की। ठीक है, और जो ये लगाई हुई है, ये क्या लगाई हुई है, बर्निंग की। तो आपको इससे क्या पता चल रहा है, अगर जो बर्निंग कर रहे हो आप किसी चीज़ की, हीट दे रहे हो, तो वो हो जाएगा केमिकल चेंज। पर फिजिकल चेंज क्या है, जो नॉर्मल मेल्ट हो रही जो चीज़ इन द प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, तो उसको हम बोल देंगे फिजिकल चेंज। अब दो तरह के ये चेंजेस होते हैं, आपको ब्रॉडली ये तो पता चल ही गया है, दे आर फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। नेक्स्ट कम, अब जो प्रॉपर्टीज़ हैं फिजिकल की वो क्या आ जाती है, उसमें साइज, शेप, कलर, स्टेट ऑफ सब्सटेंस एटसेट्रा। और साथ ही साथ एक फिजिकल चेंज के दौरान जो सब्सटेंस होता है उसमें क्या हो जाता है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज होती हैं, जैसे उसका नॉर्मल साइज़ हो गया, शेप हो गया, कलर, ये सब चीज़ें चेंज होती हैं। ये आपसे पहले भी डिस्कस किया हुआ है हमने। और साथ ही साथ कहते हैं जो फॉर्मेशन, इसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है, यूजली जो शेप है वही चेंज होती है, पर सब्सटेंस आपका सेम ही रहता है। पर केमिकल चेंजेस में क्या होता है, केमिकल चेंजेस में दो चीज़ें कंबाइन करके एक नया प्रोडक्ट बना देती है, न्यू सब्सटेंस, जिसकी एकदम ही कम्प्लीटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, तो आगे क्या है, अब जो केमिकल चेंजेस होते हैं उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना आपके रिएक्टेंट के, दे अंडरगोज अ चेंज टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल ऑफ प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या करते हैं, चेंजेस के अंडर हो जाते हैं, इनकी केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन होती है। जिस तरह से आप हीट कर सकते हैं उनको, तो केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है। अब जैसे बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स हो गए आपके, एलपीजी, पेट्रोल, डीजल, कुकिंग गैस, ये सब जब आप बर्न करते हो ये, तो इनकी इनकी स्टेट ही चेंज हो जाती है अराउंड यू। नेक्स्ट इज इन एडिशन। अब एडिशन में आपको क्या बोला गया है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस। अब नई नई चीज़ें बनती हैं एक केमिकल रिएक्शन में, और आपको ये पता कैसे चलता है, इसमें एवोल्यूशन ऑफ गैस होती है, कलर चेंज हो जाता है, प्रेसिपिटेट बन जाते हैं, हीट और लाइट जो है और रेडिएशन इस तरह की अब्जॉर्ब होती हैं या फिर रिलीज होती हैं। साउंड जो है वो भी आपको सुनाई देती है कभी कभार। चेंज ऑफ स्मेल चेंज हो जाती है किसी चीज़ की, अगर नई चीज़ बन रही तो आपको स्मेल भी आनी शुरू हो जाएगी। देन कम्स आपकी जिंक आ जाता है, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड जब दोनों कंबाइन करते हैं तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन आपको मिलता है, तो इसमें आपकी जो गैस है वो इवॉल्व होती है यूजली। आगे चलते हैं, आपका NaNO3 जब कंबाइन करता है, जब उसको हीट किया जाता है तो ये सोडियम नाइट्राइट और ऑक्सीजन में स्प्लिट हो जाता है। आगे क्या है आपका कैल्शियम कार्बोनेट। जो कैल्शियम कार्बोनेट है जब आप इसको हीट करते हो तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और आपका कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है। देन आपको क्या बोले, चेंज इन कलर, जो कलर है वो बदल जाता है। जैसे लेड नाइट्रेट हो गया, जब आप इसको हीट करते हो तो ये लेड ऑक्साइड और आपका क्या बना देता है, ब्राउन कलर की फ्यूम्स रिलीज़ करता है NO2 की, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की विद ऑक्सीजन। तो इस तरह से ये कलर चेंज आ जाता है आपका। नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। आपका जब सिल्वर नाइट्रेट किसके साथ रिएक्ट करता है, NaCl के साथ, कॉमन सॉल्ट के साथ, तो ये सिल्वर क्लोराइड बना देता है। ठीक है, और साथ ही साथ सोडियम नाइट्रेट, तो ये क्या रिलीज़ करती हैं, सिल्वर कलर की PPTs, सिल्वर PPTs का मतलब होता है आपका प्रेसिपिटेट। तो इस तरह से आपको प्रेसिपिटेट नज़र आना शुरू हो जाता है बॉटम पे। ये तो ब्लू कलर का है पर ये सिल्वर कलर का था। देन कम्स एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शंस में आपकी जो हीट है वो ऑब्जॉर्ब होती है।
ठीक है। तो जैसे N और O2 को कंबाइन करते हो आप, तो हीट लगती है आपकी, वो ऑब्जॉर्ब करते हैं तो NO बना देते हैं। तो ये क्या होगी आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन, इसमें हीट ऑब्जॉर्ब हो रही है। अब कार्बन और सल्फर के केस में भी सेम चीज़ होती है, तो ये भी हीट ऑब्जॉर्ब कर रहे हैं। एक होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें आपकी हीट रिलीज हो, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन करके आपकी कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हो तो साथ ही हीट रिलीज होती है। आगे कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर जब कंबाइन करते हो तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं तो हीट रिलीज होती है साथ में। तो इस तरह से ये दोनों चीज़ें काम करती हैं। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं एक्सोथर्मिक में जो है हीट वो इवॉल्व हो रही है, पर एंडोथर्मिक में अंदर की ओर जा रही है। तो इस तरह से ये काम करते हैं। नेक्स्ट इज योर, अब इसने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बताया हुआ है आपको विनेगर और बेकिंग सोडा का। ये विनेगर का फॉर्मूला, ये बेकिंग सोडा का फॉर्मूला है। तो जब दोनों का आप कंबाइन करते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, एक वाटर और एक सॉल्ट, ठीक है। तो ये आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। अब आगे उसने क्या बोला है, कहते हैं जब आप कुक्ड फूड को अपने छोड़ देते हो, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है, फैट होती है, मतलब ऑयल हो गया, फैट होते हैं, ऑयल होते हैं आउटसाइड। अगर नॉन रेफ्रिजरेटेड, अगर गरम गरम खाना है तो वो स्पॉइल हो जाता है और उसकी स्मेल काफ़ी फाउल होनी शुरू हो जाती है। वो क्यों होती है, ड्यू टू केमिकल चेंज। केमिकल चेंज आप आगे कौन करता है यहाँ पे, ये जो केमिकल चेंज है वो आपके करते हैं बैक्टीरियाज। तो इस तरह से यहाँ पे केमिकल चेंज हो रहे हैं। फिजिकल और केमिकल चेंज क्या है, ये टेम्परेरी चेंजेस होते हैं, जबकि ये परमानेंट चेंजेस होते हैं, दे आर इरिवर्सिबल, जबकि ये रिवर्सिबल होते हैं अंडर सम कंडीशंस, नॉट अंडर ऑल कंडीशंस। आगे क्या, नो न्यू सब्सटेंसेस इज फॉर्म्ड, कोई नई सब्सटेंस इसमें नहीं बनती है, ठीक है। जो सब्सटेंस है वो अनऑल्टर्ड रहती है, पर इसमें नई सब्सटेंस बन जाती है आपकी। साथ ही साथ नो एनर्जी चेंजेस, इसमें जो एनर्जी है वो सब्सटेंस की वो चेंज नहीं करती है, पर इसमें जो एनर्जी है वो चेंज होती है। आगे क्या है, आगे उसने एग्जांपल दी, जो आपके आयरन आर्टिकल्स होते हैं, अगर आप उसको एयर में और मॉइस्चर में छोड़ दो तो वो क्या हो जाते हैं, एक उनके ऊपर ना लेयर ब्राउन से फ्लेकी कलर की लेयर चढ़ जाती है, जिसको हम रस्ट बोल देते हैं। और ये जो रस्ट है ये क्या होती है, बेसिकली एक केमिकल, एक तरह का केमिकल चेंज है जो किस में होता है, आयरन में, एंड दिस इज़ नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन। अब रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या होता है, आयरन आपका कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ और वाटर के साथ टू गिव यू हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड रस्ट। तो इस तरह से आपकी ये जो रस्ट है उसका फॉर्मूला ये होता है। आगे कहते हैं कि जो आपकी रस्टिंग होती है वो फास्ट किस केस में होगी, अगर मॉइस्चर एयर में बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, ठीक है, उस केस में आपकी जो रस्ट है वो भी काफ़ी बढ़ जाएगी। अगर आपकी ऑक्सीजन ज़्यादा प्रेजेंट है उस केस में भी ये बढ़ जाएगी। आगे कहते हैं ये जो शिप्स हैं वो आयरन की बनाई जाती हैं और उसमें से जो एक हिस्सा वो हमेशा सॉल्टी वाटर में ही रहता है। अब जो सॉल्ट होता है जो सी में प्रेजेंट होता है, ये क्या कर देता है, इसमें रेस्टिंग बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। इन स्पाइट ऑफ बीइंग पेंटेड, जो शिप्स हैं उनको क्या किया जाता है, सफ़र अ लॉट ऑफ डैमेज। अब उसको बार बार आप पेंट करने के बावजूद भी जो आपकी शिप्स हैं उनको फिर भी रस्ट की वजह से काफ़ी डैमेज सहनी पड़ती है, और इसलिए एवरी ईयर इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा खर्चा होता है शिप्स के ऊपर, ताकि जो उसकी जो मटेरियल ख़राब हो गया आयरन का उसको रिप्लेस किया जा सके और उसकी जगह पे नया मटेरियल लगाया जा सके। आगे क्या है, प्रिवेंटिंग ऑफ रस्ट। अब रस्ट को बचाया कैसे जा सकता है, पेंट कर दो। गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन मतलब आप एक जिंक की लेयर चढ़ा दो या फिर क्रोमियम की लेयर चढ़ा दो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग, या फिर आप डायरेक्टली इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दो सर्फेसिस की। ये आपने काफ़ी डिटेल में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो आगे क्या है आपका केमिकल बिहेवियर। केमिकल बिहेवियर ऑफ मेटल कैसे, सबसे पहले आ जाता है आपका कैल्शियम, इसका केमिकल बिहेवियर बहुत कम होता है, ये दिस इज लीस्ट रिएक्टिव। फिर आ जाता है कैल्शियम, ये आपका पोटेशियम से थोड़ा ही ज़्यादा रिएक्टिव है पर बाकी सबसे कम है। फिर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, ये सारे के सारे आपके डिक्रीजिंग ऑर्डर में प्रेजेंट, इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्रेजेंट है, ठीक है। तो जैसे जैसे आप नीचे जाते जाओगे ये सारे इनकी रिएक्टिविटी इंक्रीज करती जाएगी। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, हाइड्रोजन। सो इस तरह से आपको पता क्या चलता है कि इस तरह से ये केमिकली बिहेव करते हैं मेटल्स जब ये डिफरेंट सब्सटेंसेस की इन कॉन्टैक्ट आते हैं, ठीक है। तो आगे क्या है आपके पास, आपको एक एग्जांपल दी गई है ऑफ योर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आप क्या करते हो कि जैसे CuSO4 था आपका, ये भी आपने पढ़ा हुआ है, प्लस Fe कंबाइन करते हैं तो Cu की जगह आपका Fe ले लेता है क्योंकि इट इज़ मोर रिएक्टिव। तो दिस इज़ नोन एज योर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे आपको एक फिगर के थ्रू भी समझाने की कोशिश की गई है। इसमें क्या है आपका AB कंबाइन किए C के साथ, तो A बेचारा अकेला रह गया और B और C कंबाइन करके, सो दिस इज़ योर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, अब दोनों जगह पे ना आपके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स लिए जाते हैं, जैसे NaCl हो गया और AgNO3। तो ये क्या करते हैं, NaCl Ag की जगह ले लेगा, तो इस तरह से आपके दो अलग अलग कंपाउंड्स बन जाते हैं। सो दिस इज़ योर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
तो आगे चलते हैं, यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आप दो नई चीज़ों को कंबाइन करते हो, दो चीज़ों को कंबाइन करते हो, एक नई चीज़ बन जाए, उसको हम बोल देंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, जो प्रोडक्ट है आप उसको ब्रेक डाउन कर देते हो इनटू द कंप्लीट रिएक्टेंट्स एक तरह से, तो इसको आप डीकम्पोजिशन रिएक्शन कह सकते हो। आगे चलते हैं होमोजीनियस रिएक्शंस। होमोजीनियस रिएक्शन में क्या होते हैं कि आप जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स होते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के, वो सेम फिजिकल स्टेट में होता है, मतलब अगर वो सॉलिड है तो सॉलिड ही रहेंगे, तो उसको हम बोलते थे होमोजीनियस रिएक्शन। तो मतलब यहाँ पे अगर गैस स्टेट है तो यहाँ पे भी गैस आएगी, अगर यहाँ पे सॉलिड है तो यहाँ पे भी सॉलिड आएगी, तो मतलब इनकी जो शेड्स हैं वो सेम रहती हैं, तो इस तरह से इनको होमोजीनियस कहा जाता है। जैसे हाइड्रोजन और क्लोराइड कंबाइन करके हाइड्रोक्लोरिक एसिड देते हैं, तो इसी तरह से। आगे चलते हैं आपका हेट्रोजेनस रिएक्शंस। अब हेट्रोजेनस रिएक्शंस में ऐसा कुछ नहीं होता है, अगर यहाँ पे अगर आपका गैस है तो यहाँ पे सॉलिड भी हो सकता है और लिक्विड भी हो सकता है, सो इट कैन बी एनी। तो आगे चलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड की आपको एग्जांपल दी है, जो कंबाइन कर रहा है, जो रिलीज़ कर रहा है साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। आगे ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड हो किसी चीज़ में तो उसको हम ऑक्सीडेशन बोल देते हैं, या फिर अगर इससे इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन रिमूवल, तो उसको भी हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो आगे आपको ऑक्सीडेशन की एक पुरानी फिगर फिर से दिखाई गई, आपको पहले भी दिखाई गई थी रेडॉक्स रिएक्शन वाले एग्जांपल में। ऑक्सीडेशन क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसको हम क्या बोल देते हैं, ऑक्सीडेशन। जबकि रिडक्शन में क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और साथ ही साथ आपके जो सब्सटेंस होती है उसमें इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं। तो आगे क्या है आपके पास, अब जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, अब आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में पता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जब दूसरे सब्सटेंस को जो ऑक्सीडाइज करे पर बेचारा खुद रिड्यूस हो जाए, उसको हम बोल देंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आगे उसने बात की है, रिडक्शन एक तरह का आपका केमिकल रिएक्शन है जिसमें आपकी एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होती है। सो आगे क्या, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो खुद ऑक्सीजन ले ले, ठीक है, और दूसरे से ऑक्सीजन दूर कर दे, दूसरे को रिड्यूस कर दे, उसको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। आगे क्या है हमारे पास, अब जितने भी सॉल्ट्स हो गए, आपके शुगर्स हो गई, यहाँ पे आर है आपका, आर ऑफ यूनिफॉर्म शेप, ये यूनिफॉर्म शेप साइज़ के होते हैं, यूजली ये क्यूबिकल होते हैं। इन स्ट्रक्चर्स को हम क्रिस्टल्स भी कह देते हैं। अब ये जो क्रिस्टल्स हैं उसको एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज किया जाता है, जैसे आपके क्रिस्टल हो गए सॉल्ट के, शुगर के, एलम मतलब होती है आपकी फिटकरी। तो इसको आप कैसे ऑब्टेन कर सकते हो, एक सोल्यूशन होता है सब्सटेंस का जो आपको नेचर में मिलता है, उससे ऑब्टेन करते हो, किस प्रोसेस के थ्रू, क्रिस्टलाइजेशन के थ्रू। तो क्रिस्टलाइजेशन में क्या करते हो, सबसे पहले तो आप जो आपका जो सब्सटेंस होता है उसको डिसॉल्व करते हो वाटर में, उसको हीट करते हो, मैक्सिमम जिस अमाउंट तक आप इसको हीट कर सकते हो पॉसिबल जो होता है उस तक करते हो हीट। उसके बाद इसको आप कूल करते हो, कूल डाउन करते हो और इसे अनडिस्टर्ब छोड़ते हो, तो मतलब हिलाते वगैरह नहीं हो। तो फिर क्या करता है, आपके प्योर क्रिस्टल्स फाइनली बन जाते हो जिसको आप कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आगे क्या है, अब जो कहते हैं जो आपका सॉल्ट है वो सी वाटर से आपको मिलता है, तो आप क्या करते हैं, सी वाटर को कलेक्ट कर लेते हो एक शैलो पॉन्ड्स में। शैलो पॉन्ड मतलब काफ़ी जो शैलो जगह, मतलब काफ़ी कम जगह होती है पॉन्ड्स की ना, जिसमें पानी बहुत कम अमाउंट में आता है, वहाँ पे आप अपना सी वाटर कलेक्ट कर लेते हो और उसको एवेपोरेट होने के लिए छोड़ देते हो इन द हीट ऑफ सन, और जहाँ से आपको क्या मिल जाता है, सॉल्ट। आगे आपके पास बियॉन्ड बेसिक्स, अब एक स्वेडिश केमिस्ट था स्वांते अरहेनियस, उसने क्या किया 1836 में जो नेचर था एसिड का, एंड गेव द वर्ल्ड द कंसेप्ट ऑफ एसिड गिव हाइड्रोजन आइंस इन नेचर। ये आपको पता ही है कि इसने ही बताया था कि जो एसिड्स हैं वो आपके हाइड्रोजन आइंस रिलीज करते हैं किसी भी सोल्यूशन में, तो ही गेव द फर्स्ट बेसिक्स अबाउट इट। आगे एक्वा रेजिया का एक काम है, इसका इस्तेमाल किया जाता है जो नॉर्मल मेटल्स होते हैं जैसे गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, इनको डिसॉल्व करने का काम आता है। और इसके पास 3 पार्ट्स होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है 3 पार्ट, और एक हिस्सा होता है इसमें नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग होता है एज कम्पेयर टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको इसलिए कम अमाउंट में लिया जाता है। अगर आप नाइट्रिक एसिड ज़्यादा लोगे तो आपका जो गोल्ड और प्लेटिनम है वो बीच में बिल्कुल ही घुल ही जाएगा। देन कम्स अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक तरह का आपका एल्कलाई है, ठीक है, ये सिर्फ बेस होता है, इसके साथ कोई मेटल नहीं होता इसके मॉलिक्यूल के अंदर, और इंस्टेड जो इसका मेटल होता है उसके पास अमोनिया होता है एक रेडिकल की तरह उसमें प्रेजेंट होता है। देन कम्स जो स्ट्रेंथ होती है आपकी एसिड की या फिर आपकी एल्कलाई मतलब बेस की, वो आप पीएच स्केल के थ्रू मेजर करते हो, और जो आपका पीएच स्केल होता है उसकी जो वेरिएशन जाती है, उसका जो वैल्यू होती है वो pH 1 to 14 जाती है,
ठीक है। तो जो न्यूट्रल होता है उसके लिए पीएच स्केल पे वैल्यू 7 होती है, और अगर पीएच स्केल पे 7 से कम वैल्यू होती है तो वो चीज़ें एसिडिक होती हैं आपकी, वो स्ट्रॉन्ग एसिडिक होगी जितनी ज़्यादा कम वैल्यू होगी। और एल्कलाइल के लिए आपके लिए 7 से ज़्यादा वैल्यू होती है, 7 to 14 के बीच में, और उतनी ज़्यादा वो चीज़ एसिडिक होगी जितना ज़्यादा एसिडिक का नंबर होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये चीज़ होती है। देन कम सॉल्ट। अब जो सॉल्ट है आपकी हेल्थ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब आप सॉल्ट डेली कंज्यूम करते हो, आपकी प्रॉपर नर्व्स की और मसल्स के फंक्शन के लिए काफ़ी ज़रूरी है। अब आप हर टाइम स्वेट रिलीज़ करते हो तो आप काफ़ी अमाउंट में आपका सॉल्ट अपना रिलीज़ कर देते हो, तो इसलिए आपको डिहाइड्रेशन हो सकती है, तो इसलिए आपको सॉल्ट खाते रहना चाहिए। आगे क्या आपके पास ब्रिंजल्स एंड एप्पल्स। अब जो ब्रिंजल्स एंड एप्पल्स हैं आपके, वो जब आप काट के छोड़ देते हो तो वो काले पड़ जाते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि वो केमिकल चेंजेस होने की वजह से होता है। उसमें बेसिकली कुछ अमाउंट में आपका आयरन प्रेजेंट होता है, तो जो आयरन है ऑन रिएक्शन विद वाटर वो रस्ट की तरह एक चीज़ बना देता है। तो वो इसलिए आपको जो एप्पल्स हैं और ब्रिंजल्स है, ब्रिंजल का मतलब होता है आपका बैंगन, वो काला हो जाता है आफ्टर कटिंग। आगे क्या है, इन ऑर्डर टू फॉर्म एनी न्यू सब्सटेंस। अब कोई भी नई सब्सटेंस बनाने के लिए जो केमिकल चेंज है या फिर केमिकल रिएक्शन है वो होना चाहिए। अब जो सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस है जो होते हैं एक्सट्रैक्शन के दौरान मेटल की ओर से, और जो मेडिसिन बनती हैं, ड्रग्स बनते हैं आपके, जो डिसीज़ को क्योर करने का काम आते हैं, मतलब डिसीज़ ठीक करने का काम आते हैं, डिसऑर्डर ठीक करने का काम आती है, वो सब ये केमिकल रिएक्शंस की वजह से ही होता है। अब आगे आपके एसिड बेसिस, ये जो दो चीज़ें हैं ये रिएक्ट करती हैं मेटल के साथ ताकि ये हाइड्रोजन गैस रिलीज़ कर सकें। आगे जो आपके एसिड्स हैं वो सल्फाइड के साथ, बाइसल्फाइड के साथ रिएक्ट करते हैं ताकि ये सल्फर डाइऑक्साइड बना सकें, ठीक है। और साथ ही साथ कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं, बाइकार्बोनेट के साथ, टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। आगे जो आपका स्टेनलेस स्टील होता है उसको क्या किया जाता है, आयरन और कार्बन मिक्स किया जाता है, ठीक है। और मेटल्स जैसे आपके हो गए क्रोमियम, निकल, मैग्नीज, इनको भी मिक्स कर दिया जाता है ताकि आप एक रस्ट प्रूफ मेटल बना सकें, मतलब जिसमें रस्ट ना लगे। आगे है जो कॉपर का स्टेटस है, जब आप उसको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ रिलीज़ करते हो एयर, तो वो क्या करता है, उसको एक लेयर के साथ कोट कर देता है, पतीना। अब ये जो पतीना है ये क्या होती है बेसिकली, ये किसकी रिएक्शन की वजह से होती है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O विद कॉपर। तो ये एक ना कोरोसिव से लेयर बना देती है जो ग्रीन कलर की होती है। और आगे क्या है, अब बर्निंग ऑफ कैंडल। अब आप कैंडल को बर्न करें, ये भी एक तरह का केमिकल चेंज है। इसमें क्या होता है, जो वैक्स होती है कैंडल की वो ऐश और स्मोक में कन्वर्ट हो जाती है, और साथ ही साथ ये जो ओरिजिनल मटेरियल है वो किसी और ही डिफरेंट चीज़ में चेंज होना शुरू हो जाता है, और आपके लिए वैक्स बाद में बचते ही नहीं है। तो आगे क्या है आपके पास, रेस्पिरेशन एक तरह की एक्सोथर्मिक प्रोसेस है क्योंकि इसमें रिलीज क्या होती है, हीट। आगे क्या है, इसलिए आप खाना खाने के बाद आपकी बॉडी काफ़ी गर्म हो जाती है। आगे कुछ जो चेंजेस होते हैं, यूजुअली जो आपके फिजिकल चेंजेस होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं, ठीक है। मतलब ओरिजिनल स्टेट वापस आ सकती है, ओरिजिनल सब्सटेंस वापस आ सकते हैं, तो दे आर रिवर्सिबल। पर जिसमें ओरिजिनल स्टेट नहीं आ सकती तो दे आर नोन एज इरिवर्सिबल चेंजेस, ठीक है। तो इस तरह से इनको दो चेंजेस में क्लासीफाई किया गया। पहले तो फिजिकल और केमिकल था, फिर इसको क्लासीफाई कर दिया रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में। आगे क्या है, आप अब वेरियस कैटेगरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन होते हैं जो केमिकल रिएक्शन करते हैं। इसमें एक रिडॉक्स रिएक्शन भी आता है जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साथ में होती है। आपको रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन ऊपर भी समझा दी गई है। और चलते हैं आगे, ये लास्ट टॉपिक है हमारा। एक क्लोज लुक दी गई है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को ऊपर, तो आप एक बार इसको ध्यान से देखिएगा। इसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन इकट्ठी हो रही है तो इसलिए इसको कहा जाता है रिडॉक्स रिएक्शन। आगे जो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल है ये गैसेस रिलीज़ करता है, जैसे आपकी कार्बन डाइऑक्साइड होगी, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर होगी एटमॉस्फेयर में, तो ये भी एक तरह का केमिकल चेंज है आपका, ठीक है। तो ये जो है, ये जो गैसेस हैं ये रेन के साथ, रेन वाटर के साथ मिलके एसिड रेन को प्रोड्यूस करती हैं। यहाँ पे एसिड आएगा आपका, एसिड रेन। तो इस तरह से ये सब क्या है आपके केमिकल चेंजेस के एग्जांपल्स, ठीक है। तो ये केमिकल चेंजेस भी काफ़ी तरह के होते हैं और कई ये केमिकल चेंजेस इंपॉर्टेंट है और कई हार्मफुल भी होते हैं हमारे लिए। सो दैट इज़ ऑल। हम MCQs के बाद हमने नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में करेंगे। सो दैट इज़ ऑल, थैंक यू।